विनम्र बनो। उन गुणों में से एक जिसका मैं लोगों में सबसे अधिक सम्मान करता हूँ वह है विनम्रता। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिता ने मुझे सिखाया, जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल लगते हैं वह पेड़ जमीन पर झुकता है। और यद्यपि कुछ अपवाद हैं, मैंने अपने अनुभव में पाया है कि यह सच है। जो व्यक्ति सबसे अधिक जानता है, जिसने सबसे अधिक हासिल किया है और जिसने सबसे अधिक जीवन जिया है, वही लोग जमीन के सबसे करीब भी होते हैं। एक शब्द में कहें तो वे विनम्र हैं। किसी विनम्र व्यक्ति की उपस्थिति में रहने में कुछ विशेष बात होती है। विनम्रता का अभ्यास करने से पता चलता है कि आप दूसरों का सम्मान करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह आपके आसपास के लोगों को एक संकेत भेजता है कि आप उनके ज्ञान का उपहार प्राप्त करने और उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। मुझे अपने जीवन में कई प्रसिद्ध लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। मेरा सबसे बड़ा रोमांच विश्व चैंपियन मुक्केबाज मोहम्मद अली से मिलना था। मीडिया में उनके द्वारा बनाई गई अहंकारी और बड़बोले छवि के विपरीत व्यक्तिगत रूप से वह एक सच्चे सज्जन और विनम्रता के आदर्श थे। जब मुझे लॉस एंजेल्स में उनसे मिलने का सौभाग्य मिला तो जितना मैंने उनके बारे में पूछा उससे कहीं अधिक उन्होंने मेरे बारे में पूछे। वह धीरे से बोलते थे और उनमें गर्मजोशी और शालीनता झलकती थी जो उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती थी। मोहम्मद अली ने मुझे सिखाया कि आप एक व्यक्ति के रूप में जितने मजबूत होंगे, आपको खुद को दूसरों के सामने साबित करने की जरूरत होगी। आप जो भी किताब शुरू करें उसे खत्म न करें। आपके द्वारा शुरू की गई हर किताब को खत्म करने के लिए बाध्य महसूस करना बहुत आसान है। यदि हम उस पुस्तक के अंत तक नहीं पहुंच पाते हैं जिसे खरीदने के लिए हमने अपनी मेहनत की कमाई का उपयोग किया है, तो हमारे मन में अपराध की एक बड़ी भावना भर जाती है। लेकिन हर किताब पूरी तरह से पढ़ने लायक नहीं है। जैसा कि फ्रांसिस बेकन ने कहा, कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए और कुछ चबाने के लिए और पचाने के लिए। यानी कुछ किताबें केवल भागों में पढ़ी जाती हैं, दूसरों को पढ़ी जाती हैं, लेकिन उत्सुकता से नहीं। और कुछ पुस्तकें पूरी लगन और आकर्षण के साथ पढ़ी जानी चाहिए। मैं स्वयं शुरू से अंत तक उठाई गई प्रत्येक पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता महसूस करने का दोषी था। मुझे जल्द ही पता चला कि न केवल मेरा पढ़ने का ढेर असहनीय हो गया है, बल्कि मुझे कम पढ़ने के शगल का आनंद भी लेना शुरू हो गया है। एक बार जब मैंने तय कर लिया कि मैं इस बारे में अधिक चयनात्मक हो जाऊंगा कि मैंने वास्तव में कौन सी किताबें पूरी की हैं, मैं न केवल उनमें से अधिक से गुजरा, बल्कि मैंने पाया कि मैंने उनमें से प्रत्येक से अधिक सीखा है। यदि आपको लगता है कि किसी पुस्तक के पहले 3 अध्याय पढ़ने के बाद आपको कोई सार्थक जानकारी नहीं मिली है या पुस्तक आपका ध्यान आकर्षित करने में विफल रही है, तो अपने आप पर एक उपकार करें, पुस्तक को हटा दें और अपने समय का बेहतर उपयोग करें, जैसे अपने ढेर में अगली किताब पढ़ना। अपने आप पर इतना कठोर मत बनो। पिछली गलतियों के लिए अपने आप को कोसते हुए अपने अधिकांश दिन बिताना आसान है। हम उस रिश्ते का विश्लेषण करते हैं जो विफल रहा और उन सभी चीजों की लगातार समीक्षा करते हैं जो हमने गलत की। या हम उस व्यावसायिक निर्णय को देखते हैं जिसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हम सही तरीके से कर सकते थे। एक बार और हमेशा के लिए अपने आप पर इतना कठोर होना बंद करो। आप एक इंसान हैं और इंसान को गलतियां करने के लिए ही बनाया गया है। जब तक आप वही गलतियां नहीं करते रहेंगे और अपने अतीत को अपनी सेवा देने का अच्छा निर्णय नहीं लेंगे,
तब तक आप सही रास्ते पर रहेंगे। उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़े। जैसा कि मार्क ट्वेन ने लिखा है, हमें किसी अनुभव से केवल उस ज्ञान को बाहर निकालने के लिए सावधान रहना चाहिए जो उसमें है, और वहीं रुक जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम उस बिल्ली की तरह हो जाएं जो गर्म चूल्हे के ढक्कन पर बैठ जाती है। यह फिर कभी गर्म चूल्हे के ढक्कन पर नहीं बैठेगा, और यह ठीक है, लेकिन यह अब कभी भी ठंडे स्थान पर नहीं बैठेगा। यह एहसास होना कि हम सभी गलतियां करते हैं और वे हमारी वृद्धि और प्रगति के लिए आवश्यक हैं, मुक्तिदायक है। हमने परिपूर्ण होने और अपने जीवन को देखने का एक समझदार तरीका अपनाने की आवश्यकता खो दी है। हम जीवन में उसी तरह बहना शुरू कर सकते हैं जिस तरह से एक पहाड़ी नदी हरे भरे जंगल से होकर बहती है, शक्तिशाली लेकिन सुंदर ढंग से। हम अंततः अपने वास्तविक स्वरूप के साथ शांति से रह सकते हैं। आत्मज्ञान और व्यक्तिगत ज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंचने का एक उत्कृष्ट तरीका यह है कि आप अपने जीवन में की गई 10 सबसे बड़ी गलतियों की एक सूची अपनी पत्रिका के एक पृष्ठ के बाईं ओर बनाएं। फिर दाहिनी ओर प्रत्येक गलती से आपने जो सबक सीखे हैं और उन तथाकथित विफलताओं के परिणामस्वरूप वास्तव में आपके जीवन में क्या लाभ हुए, उन्हें लिखें। आप जल्द ही देखेंगे कि आपका जीवन आपके अतीत की गलतियों के बिना उतना समृद्ध और रंगीन नहीं होगा। इसलिए अपने प्रति नरम रहें और जीवन को वास्तव में देखें। आत्मखोज, व्यक्तिगत विकास और आजीवन सीखने का मार्ग। मौन रहने का संकल्प लें। बौद्ध भिक्षुओं के पास इच्छा शक्ति पैदा करने की एक पसंदीदा रणनीति है जिसका उपयोग वर्षों से कई संस्कृतियों द्वारा भारी मात्रा में आंतरिक शक्ति और संकल्प पैदा करने के लिए किया जाता रहा है। यह मौन व्रत है। थोड़े समय के लिए भी शांत रहने से इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण विकसित होता है, क्योंकि आप बात करने के आवेग में न आकर अपनी इच्छा शक्ति पर बल डालते हैं। बहुत से लोग जितना करते हैं उससे कहीं अधिक बात करते हैं। सटीक रूप से बोलने और केवल वही संप्रेषित करने के बजाय जो कहा जाना चाहिए, अक्सर हम सब कुछ कहते चले जाते हैं। यह अपने आप में अनुशासन की कमी को उजागर करता है। अनुशासन में वही कहना शामिल है जो कहा जाना चाहिए और आवश्यकता से अधिक न बोलकर अपनी बहुमूल्य मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करना है। नपीतुली सटीक वाणी भी स्पष्ट विचार और शांत मन का प्रतीक है। एक रणनीति जिसे आप आज अपने व्यक्तिगत अनुशासन में सुधार के लिए लागू कर सकते हैं वह है अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन 1 घंटे का मौन व्रत रखना। इस मौन समय में बिल्कुल भी न बोलें, या यदि आपको करना ही है तो किसी प्रश्न के सीधे उत्तर में ही बोलें और कल रात टीवी पर क्या था से लेकर इस गर्मी में आप कहां छुट्टियां बिताने की उम्मीद करते हैं, हर चीज के बारे में बात करने के बजाय एक स्पष्ट उत्तर दें। मौन व्रत को विनम्रता एवं गर्मजोशी से अपनाया जा सकता है। यह विचार आपको मजबूत बनाने और आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए है, न कि आपके रिश्तों में बाधा डालने के लिए। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर प्रभुत्व और ताकत की भावना बढ़ रही है। नतीजों से आकलन करें, वे अपने लिए बोलेंगे। हर बार घंटी बजने पर फोन न उठाएं। टेलीफोन आपकी सुविधा के लिए है, कॉल करने वालों की सुविधा के लिए नहीं। फिर भी जैसे ही हम फोन की घंटी सुनते हैं, हम ऐसे व्यवहार करते हैं मानो हम अग्निशामक हों जो 5 अलार्म वाली आग की ओर भाग रहे हों। हम उसे लेने के लिए ऐसे दौड़ते हैं मानो हमारा जीवन तुरंत कॉल का उत्तर दिए जाने पर निर्भर हो। मैंने लोगों को उन अत्यावश्यक फोन कॉलों का उत्तर देने के लिए शांत पारिवारिक रात्रिभोज समर्पित पढ़ने के समय और ध्यान अवधि को बाधित करते देखा है, जिनमें से कई कॉल बाद में ली जा सकती थीं।
वॉइस मेल हालांकि संपूर्ण नहीं है, कई मायनों में आधुनिक युग के महान आशीर्वादों में से एक है। जब यह आपके लिए उपयुक्त हो तब आपको कॉल का उत्तर देने की अनुमति देकर यह आपको अपने इच्छित कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर देता है। अब आपको फोन की घंटी बजने से बाधित होने की आवश्यकता नहीं है और आप अपना समय जीवन के अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैं व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं, हर बार फोन बजने पर उसे उठाने की आदत से छुटकारा पाना कठिन है। इसे चलाना बहुत आसान है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमें कौन बुला रहा है। अक्सर घंटी बजते फोन को उठाना उस काम को टालने का एक और तरीका है जिसे आप वास्तव में नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक बार जब आप इसे बजने देने और हाथ में मौजूद गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने में कुशल हो जाते हैं, चाहे वह एक अच्छी किताब पढ़ना हो, अपने जीवन साथी के साथ दिल से दिल की बातचीत करना हो या अपने बच्चों के साथ मौजमस्ती करना हो, तो आपको आश्चर्य होगा कि इतनी जल्दी क्या है, फोन उठाना ही सबसे पहले था। याद रखें कि मनोरंजन में पुनः सृजन शामिल होना चाहिए। काम पर एक थका देने वाले दिन के बाद सोफे पर लेटना और अगले 3 या 4 घंटे टेलीविजन देखना बहुत आसान है। विडंबना यह है कि यदि आप अधिकांश लोगों की तरह हैं, तो आप वास्तव में बहुत अधिक टीवी देखने के बाद अधिक थकान महसूस करते हैं, जितना आपने पहली बार बैठने पर महसूस किया था। संतुलित जीवन के लिए मनोरंजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन मनोरंजन को आपको फिर से बनाने का काम करना चाहिए। मनोरंजन को आपको पुनर्स्थापित करना होगा और आपको जीवन में वापस लाना होगा। वास्तविक मनोरंजन आपको नए सिरे से आशावाद और ऊर्जा से भर देगा। सच्चा मनोरंजन आपके आंतरिक जीवन को पुनर्जीवित करते हुए आपको अपने भीतर के उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ से जोड़ता है। जैसा कि प्लेटो ने कहा, मेरा विश्वास यह नहीं है कि अच्छा शरीर किसी शारीरिक उत्कृष्टता से आत्मा को बेहतर बनाता है, बल्कि इसके विपरीत, अच्छी आत्मा अपनी उत्कृष्टता से, जहां तक संभव हो, शरीर को बेहतर बनाता है। प्रभावी मनोरंजन में कुछ ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो आपकी आत्मा को शांति दें। योग्य विरोधियों को चुनें। मैंने हाल ही में पढ़ा है कि ओलंपिक एथलीटों के खेलों से घर लौटने के बाद उनमें से कुछ मनोवैज्ञानिक पीओडी, पोस्ट ओलंपिक अवसाद नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं। दुनिया की सुर्खियों में रहने और प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए वर्षों तक प्रशिक्षण लेने के बाद इस पीड़ा से पीड़ित एथलीट अपने दैनिक जीवन में वापस आने पर अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद उनके लिए इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं रह गया है और इसलिए जीवन अपना अर्थ खो देता है। इसी तरह की घटना का अनुभव अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने किया था जो चंद्रमा पर चले थे। इसे हासिल करने के बाद वे इस एहसास से निराश हो गए कि जीवन में कुछ चीजें अंतरिक्ष में यात्रा करने के उत्साह से मेल खा सकती हैं। जीवन के प्रति आशावाद और जुनून का स्वस्थ स्तर बनाए रखने के लिए आपको ऊंचे और ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते रहना चाहिए। एक लक्ष्य प्राप्त करने पर, चाहे वह करियर लक्ष्य हो या व्यक्तिगत, यह आवश्यक है कि आप तुरंत अगला लक्ष्य निर्धारित करें। मैं उत्तरोत्तर बड़े, अधिक आकर्षक लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को योग्य विरोधियों को चुनना कहता हूं। जब मैं कानून का अभ्यास कर रहा था, तो मैंने अपना अधिकांश समय अदालतों में अपने ग्राहकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में बिताया। इतने वर्षों में जब मैंने इन कारणों पर बहस की, मैंने हमेशा पाया कि जब मैं अपने सबसे कठिन विरोधियों के खिलाफ खड़ा हुआ तो मैंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।
उन प्रतिभाशाली, अत्यधिक तैयार और असाधारण रूप से केंद्रित वादियों ने मुझे न्यायाधीश के समक्ष मुख्य मुद्दे पर पहुंचने और संक्षेप में और प्रभावी ढंग से अपना तर्क देने के लिए मजबूर किया। सबसे योग्य विरोधियों ने मुझे अपने भीतर गहराई तक पहुंचने और पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया। उसी तरह सम्मोहक लक्ष्यों की एक स्थिर धारा का चयन करने से आपकी प्रतिभा की पूर्णता मुक्त हो जाएगी। याद करना, कीड़े स्थिर दबाव से बनते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य आपके योग्य हैं। सुनिश्चित करें कि वे ऐसी चुनौतियां हैं जो आपको अपने दिल तक पहुंचने और अपने भीतर सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए मजबूर करेंगी, जिससे आपको इस प्रक्रिया में बढ़ने में मदद मिलेगी। देश भर में मेरे द्वारा आयोजित व्यक्तिगत कोचिंग सत्रों में कई प्रतिभागियों ने पहले ही वह हासिल कर लिया है जिसे मैं उनके करियर और जीवन दोनों में सफलता मानता हूं। वे अत्यधिक सम्मानित, प्रभावशाली हैं और संतुलित और संतुष्टिपूर्ण निजी जीवन जीते हुए वे जो भी करते हैं उसका आनंद लेते हैं। फिर भी वे मेरे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वे गहराई से जानते हैं कि वे और अधिक हो सकते हैं और जीवन उनके लिए बड़े पुरस्कार रखता है। वे समझते हैं कि वास्तव में अपनी मानवीय क्षमता को प्रकट करने और एक स्थायी विरासत छोड़ने के लिए उन्हें अपने स्तर को ऊंचा रखना होगा और खुद को उच्च स्तर पर बनाए रखना होगा। और निरंतर सुधार के उस रवैये के कारण जीवन अपने रास्ते पर अधिक से अधिक आशीर्वाद भेजता है। कम सोएं। थॉमस एडिसन की जीवन कहानी पढ़ने लायक है। कुछ हद तक दूरदर्शी, कुछ हद तक जुआरी और कुछ हद तक प्रतिभाशाली, वह एक प्रतिभाशाली आविष्कारक थे जिन्होंने ग्रह पर अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग किया। हालांकि उनकी औपचारिक स्कूली शिक्षा केवल 6 महीने की थी, लेकिन 8 साल की उम्र में ही उन्होंने द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर जैसे क्लासिक्स तक पहुंच बना ली थी और 30 साल की उम्र में उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया, जिसने ध्वनि को रिकॉर्ड में कैद कर लिया। सकारात्मक सोच के स्वामी, जब किसी ने उनसे पूछा कि अपने अंतिम वर्षों के दौरान जब वह लगभग पूरी तरह से बहरे थे, उन्होंने श्रवण यंत्र का आविष्कार क्यों नहीं किया, तो उन्होंने उत्तर दिया, पिछले 24 घंटों में आपने कितना सुना है जो आप सुन सकते हैं, क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा? फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिस आदमी को चिल्लाना पड़ता है वह कभी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन उनके खास आदमी के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा याद है वह थी उनकी केवल 4 घंटे की नींद पर पलने की दुर्लभ क्षमता। नींद एक दवा की तरह है, उन्होंने समझाया। एक बार में बहुत अधिक मात्रा लेने से यह आपको सुस्त बना देता है। आप समय, जीवन शक्ति और अवसर खो देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा सोते हैं। हम अपने आप से कहते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए हमारे पास कम से कम 8 घंटे का अच्छा समय होना चाहिए। हम कम नींद में गुजारा करने और विचार मात्र से ही सिहरन की कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी, जैसा कि मैंने पिछले पाठ में लिखा था, नींद की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में जो मायने रखता है वह आपकी नींद की गुणवत्ता और समृद्धि है। बस उस समय को याद करें जब आपके जीवन में सब कुछ काम कर रहा था। आप कार्यालय में संपन्न थे, अपने रिश्तों में परिपूर्ण थे और अपने आंतरिक जीवन में आगे बढ़ रहे थे। आप अपने दिन के हर मिनट के बारे में ऊर्जा से भरपूर और भावुक थे। यदि आप अधिकांश लोगों की तरह हैं, आपको यह भी याद होगा कि इस दौरान आप कम नींद ले सकते थे। दरअसल उत्साहित होने के लिए इतना कुछ था कि आप अधिक सोकर समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। अब अपने जीवन के उस समय पर विचार करें जब चीजें इतनी अच्छी नहीं चल रही थीं। आपका काम थका देने वाला था,
आपके जीवन में लोग आपको पागल कर रहे थे और आपके पास अपने लिए समय नहीं था। इन समयों के दौरान आप संभवतः सामान्य से अधिक देर तक सोए। शायद आप शनिवार या रविवार को दोपहर 2 बजे तक सोते रहे। हम अक्सर कठिन समय के दौरान नींद को वास्तविकता से भागने के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन आखिरकार जब आप जागे तो आपको कैसा महसूस हुआ? उदास, प्रेरणाहीन और थका हुआ। इसलिए नींद के घंटों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपके शरीर को मिलने वाले नवीनीकरण की मात्रा महत्वपूर्ण है। बिस्तर पर कम समय बिताने का प्रयास करें, लेकिन भरपूर और गहरी नींद लें। समझें कि थकान अक्सर एक मानसिक रचना होती है जो उन कामों से उत्पन्न होती है जिन्हें आप करना पसंद नहीं करते। और हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो के बुद्धिमान शब्दों को याद रखें। महान लोग जिन ऊंचाइयों तक पहुंचे और बरकरार रहे, वे अचानक उड़ान से नहीं मिली, बल्कि वे, जब उनके साथी सो रहे थे, रात में ऊपर की ओर मेहनत कर रहे थे।